Jai friends, welcome to this power packed session of research daily total analysis which is powered by growth mode UPSC। मैं ध्रुव जानी। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो आधार है वह दरअसल यह लेख है जो कि आज के द हिंदू में प्रदर्शित हुआ है। यह लेख दरअसल 2-3 हमारे विषयों के साथ संबंधित है जिसका जिक्र मैं यहाँ करना जरूरी है। उसमें सबसे पहला तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस रहेगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा। क्योंकि यह पूरे लेख में जो नए कानून जो है, श्रम कानून, जो श्रम सुधार है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हैं और उसके ऊपर केंद्र सरकार जो है वो बहुत ही युद्ध धोरण से काम कर रही है, उसके बारे में चर्चा की गई है। दोनों पक्षों की बात की गई है कि कैसे यह जो लॉज है वे थोड़े कठोर है, वे थोड़े अन्यायपूर्ण है। और सामने आज के दिन जो स्ट्राइक घोषित हुई है कुछ 8 या 10 ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरे भारत में, तो उसके ऊपर भी टीका की गई है कि यह जो वर्कर्स है उन लोगों को भी नया रास्ता जो है वह अपनाना होगा अपनी मांगों को जो है संतोषने के लिए या अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। स्ट्राइक जो है वो एक रास्ता नहीं है, बिल्कुल रास्ता नहीं है। और ऐसे महामारी के समय में जब इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा हो, जब हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो एकदम नीचे चली गई है, उसको हमें एकदम ऊपर ले आना है, सत्ता पर ले आना है, तो ऐसे समय संजोग में ये उचित नहीं है कि ये जो सब वर्कर्स है वे स्ट्राइक पर चले जाए और उत्पादन कार्य जो है या प्रोडक्शन कार्य जो है वे बंद कर दे। तो दोनों की बात की गई है, दोनों पक्षों में। लेख में माहिती ठीक ठाक है, मगर यहाँ से जो सामान्य अभ्यास के तत्व निकलते हैं जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो थोड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि यहाँ लेबर लॉज की बात आती है तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये नए लेबर लॉज जो है वो क्या है, उनमें कौन कौन से मुख्य प्रावधान है, या यह नए लॉज से कौन कौन सी जो चीज वस्तु है उसमें फेरफार हो सकते हैं या सुधार हो सकते हैं। तो देखेंगे, 2 चरणों में देखेंगे पूरा लेख। सबसे प्रथम हम लोग लेख के निष्कर्ष की भी बात करेंगे और उसके बाद सामान्य अभ्यास के तत्व जो है जो हमने आपके लिए एक्सट्रैक्ट किए हैं उसकी भी बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें हैं लेख की वो हम लोग हमारे तीसरे चरण में उसको इंक्लूड कर लेंगे। जब हम लोग महत्वपूर्ण सामान्य अभ्यास के तत्व देखेंगे उसमें हम लोग लेख की जो बातें हैं वो इन्वॉल्व कर लेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग फोटो देखेंगे यह पूरे लेख का, और KR श्याम सुंदर नामक लेखक के द्वारा लिखा गया। यह लेखक दरअसल एक प्राध्यापक है जमशेदपुर स्थित मैनेजमेंट के एक अच्छे कॉलेज में, और अपना जो प्राध्यापन का काम जो है वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ इन्होंने लेख भी लिखा है। लेख में कई सारी बात की गई है, कई चरणों में लेख लिखा गया। यह लेख के चरण है, 3 चरणों में कुल जो लेख है वह लिखा गया है, जिसमें आज के जो कानून है और उसमें जो क्षतियां हैं उसकी बात की गई है। उसके बाद क्राइसिस एंड रिफॉर्म्स की मुसीबत और सुधार के समय क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा या कैसे करना चाहिए उसकी बात की गई है। और आखिरी में सीकिंग एसिस्टेंस की बात की गई है कि ऐसे मामलों में जो श्रमिक है, जो उसके ट्रेड यूनियंस है, उन लोगों को जो है कैसे मदद लेनी चाहिए। तो 3 चरणों में मुख्य रूप से बात की गई है। ये सारी बातें जो है वो हम लोग हमारे जो तीसरे हमारे चरण में जब उसका अध्ययन शुरू करेंगे तब इसमें हम लोग देख लेंगे। लेख भरा हुआ लगता है मगर इसमें हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो थोड़ी सी कम है, इसलिए हम लोग यह पोर्शन जो है वो हमारे तीसरे चरण में देख लेंगे। देखते हैं आगे। देखिए, सबसे प्रथम हम लोग निष्कर्ष की बात करेंगे। तो यहाँ हमें मालूम होना चाहिए कि यह लेख का आधार क्या है। आज के इस सेशन का आधार यह लेख है, मगर हमें इस लेख का आधार भी जानना आवश्यक है। देखते हैं। 10 ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरे भारत में एक दिन की हड़ताल की घोषणा की गई है। 26/11 के हड़ताल की ये लोग बात कर रहे हैं और कुल 8-10 ट्रेड यूनियन की मांग है। ये प्रदर्शन नए श्रम कानून के खिलाफ है। हाल ही में लोकसभा में जो नए 3 जो श्रमिक कानून है उसको पारित करवा दिया गया, उसी के संदर्भ में यह जो विरोध प्रदर्शन है वे हो रहे हैं। यह विरोध सरकार के खानगीकरण या निजीकरण व निगमकरण विरुद्ध हो रहे हैं। यानी कि द एजिटेशन, यानी कि आप कह लीजिए प्रदर्शन किसके सामने है, तो सर्वप्रथम प्राइवेटाइजेशन और दूसरा कॉर्पोरेटाइजेशन। आज के समय जो सरकार PSU हो या कोई भी अन्य सरकारी निगम हो, उसका निजीकरण करने के लिए सरकार जो है हमारी केंद्र सरकार वह तत्पर है। क्यों तत्पर है ये जानना भी जरूरी है। उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लगे थे हमारे देश में, हमें सबको मालूम है कि अंडर दैट रिफॉर्म्स
ईयर 1991 लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो तब से क्या हो रहा है कि हमारे जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स है और जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वाले हैं, वे लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं सिंस 1991 कि भारत में श्रम सुधार हो और जो कानून है वे थोड़े दुर्बल बनाया जाए, ताकि जो एम्प्लॉयर्स है या जो कंपनीज है उन लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, तो तब से यह विरोध जो है वह चालू है। और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि भारत जो है यह पूरा देश कानून का एक वेब है, एक जटिल वेब है जिसमें कई सारे कानून है, कई सारे जो है उसके प्रावधान है, कई सारे उसके उपकानून है। तो ऐसे में जो अगर हम लेबर लॉज की बात करें तो कुल 44 लॉज वेर देयर आज तक। अब सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने इन 44 श्रम कानूनों को एकदम ऑर्गेनाइज्ड रूप से 4 कोड में उसको बांध दिया गया, यानी कि इसका कोडिफिकेशन कर दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड कोडिफिकेशन हैज टेकन प्लेस। 44 लॉ वर इंक्लूडेड इन 4 कोड्स, यानी कि जो एक जटिल वेब थी उसको खत्म कर दिया गया और एक सिंप्लीफिकेशन करने का प्रयास किया गया। मगर इसमें कुछ प्रावधान में भी सुधार की है गवर्नमेंट ने, जिससे ये जो सब श्रमिक है उन लोगों का विरोध है और उन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, वे लोग अस्वीकार कर रहे हैं। ये तो सिर्फ सेंट्रल लॉज की बात करी मैंने, सेंट्रल लेबर लॉज की बात है। अगर हम राज्य के आंकड़े भी देखें, स्टेट्स के भी, तो प्रत्येक स्टेट्स का तो यहाँ बात करनी इम्प्रैक्टिकल है, मगर एज ए होल देयर आर ओवर 200+ लेबर लॉज जो कि राज्य के डोमेन में है, राज्य के द्वारा उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स वेब। हमारे भारत में यह श्रम कानून के बारे में अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ा वेब है। जैसे हमने जिक्र किया कि भारत में सभी क्षेत्र के कानूनों में एक हमें जटिलता दिखती है, मगर यहाँ आज का हमारा विषय जो है वह श्रमिक कानून है, तो इसके ही आंकड़ों की हम लोग बात करेंगे। तो दिस इज द सिनेरियो। अब सरकार ने यह जो लेबर लॉज में जो फेरफार करना है, यानी कि उसको लिबरल बनाना है, जिसका लॉबिंग 1991 से शुरू हो चुका है। Soon after the implementation of economic reforms, the lobbying by various employers and multinational corporations was started and they were doing till today. ठीक है, तो 2015 से यह श्रमिक कानूनों में फेरफार करने की जो प्रतिक्रिया है उसमें बहुत ही तेजी आ गई है। और 2015 यानी कि हमको पता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के द्वारा यह कदम जो है वे उठाए गए हैं और 2015 से वो उस पर कार्य कर रही है। हालांकि 2019 में यह 4 कोड में से एक कोड को ऑलरेडी पास हो चुका है, ऑलरेडी लागू हो चुका है, जिसे वेजेस कोड कहा जाता है। आउट ऑफ 4, 1 इज ऑलरेडी पास्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट, आवर पार्लियामेंट, एंड इट्स बीन इम्प्लीमेंटेड। मगर जो 3 कोड है बचे हुए वो हाल ही में, यानी कि लास्ट वीक में ही सरकार जो है उसने संसद के पटल पर रखा और उसको पारित करवा दिया गया। एक व्यू ये भी है कि इस कोविड के समय में जब राजनीतिक कार्यवाही जो सब ठप हो गई है, जो जीरो हो गई है, तो उसी का लाभ लेते हुए केंद्र सरकार ने यही समय में यह जो कोड्स है उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और उसके ऊपर जो है मुहर भी लगा दी। विदाउट मैच्योर डिस्कशन, विदाउट इनफ मैच्योर डिस्कशन हम लोग कह सकते हैं। तो ये भी एक लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है खतरे में डालने वाली बात है। मगर आज का जो हमारा विषय है वो प्योरली व्हाट आर दिस लेबर लॉज, व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ, वो ही रहेगा। हम लोग दूसरी कोई बात जो है वो करने से बचेंगे। देखते हैं आगे। देखिए, अब यहाँ से हमें लेख संबंधित हमारा जो अभ्यास है वो करना है, जिसमें श्रम सुधार, जिसका समग्र विश्लेषण मैंने आपके लिए किया है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। दूसरी बात, 101% यह वर्ष की परीक्षा में, यह वर्ष के मेन मुख्य परीक्षा कह लो या प्रीलिम्स कह लो, उसमें इसका जिक्र 100% होने वाला है।
तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा। देखते हैं, वर्ष 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा 4 श्रम संहिता यानी कि 4 लेबर कोड्स को संसद पटल पर रखा गया। ये 4 संहिताएं मुख्यतः 40+ जो श्रम कानून थे उसे मिलाकर उसकी संहिता तैयार की गई है। जो एक एक कानून विच वर वेरी फ्रेगमेंटेड एंड विच वर वेरी कॉम्प्लेक्स, दे वर टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए मैनर। उसको कोड का रूप दे दिया गया, उसको संगठित रूप से साथ में जोड़ दिया गया। देखिए, यह 4 संहिताओं का नाम है जो हमारे लिए याद रखना अति महत्वपूर्ण है। हमें यह प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित जो आपको विकल्प दिए है उसमें से कौन सा बिल जो है वो इन 4 श्रम कानून में इंक्लूड नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्न का जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि हमें चारों के नाम जो है वो हमें मालूम होने चाहिए। देखते हैं, मजदूरी संहिता, वेजेस, जिसका जिक्र मैंने किया कि जो सरकार ने 2019 में ही उसको संसद पटल से जो है पारित करवा दिया था। दूसरा, औद्योगिक संबंध संहिता विच इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस। उसके बाद उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यदशा यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, और आखिरी में सामाजिक सुरक्षा। तो ये कुल 4 कोड हो गए, जिसमें से ये जो है इसके ऊपर जो कार्य था वह खत्म हो गया है, पूर्ण हो गया है। अब जो कार्य है वो यही है। सरकार ने इन तीनों को ही पारित करवाया और अब इन तीनों को ही लागू करवाने की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाएगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग यह 3 कानूनों को एकदम नजदीक से देखेंगे, इसके मुख्य प्रावधानों की भी बात करेंगे और उसमें से निकलते जो प्रश्न है उसकी भी बात करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, सर्वप्रथम औद्योगिक संबंध संहिता। देखिए, प्रत्येक कोड में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, अलग अलग संबंधी प्रावधान किए गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मजदूरी संहिता है, तो मजदूरी संहिता में मजदूरी और उसके वेतन यानी कि उसका रेम्यूनरेशन के संबंधी जोगवाई या प्रावधान किए गए हैं। औद्योगिक संबंध संहिता में रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज की बात की गई है, कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, काम के कितने घंटे होने चाहिए, इत्यादि इत्यादि चीजों की बात की गई है। और तीसरे में उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यदशा में भी इससे संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें एम्प्लॉयर का भी कर्तव्य जो है वो सेट किया गया है कि एज ए एम्प्लॉयर नियोक्त के जो है माध्यम से आपके क्या कर्तव्य होंगे, आपकी क्या फर्ज होंगी आपके मजदूरों के प्रति, उसकी भी बात की गई है। और आगे सामाजिक सुरक्षा की भी बात की गई है, जिसके अंतर्गत बीमा की बात की गई है, प्रोविडेंट फंड की बात की गई है, वर्कमैन कंपेंसेशन की बात की गई है, एक्सीडेंट कंपेंसेशन की बात की गई है, इत्यादि चीज़ों की बात की गई है। 1 बाय 1 देखेंगे। मजदूरी संहिता जो है उसको आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग यह 3 जो नए, एकदम नए गर्मा गर्म जो कानून है या कोड है उसके मुख्य प्रावधानों की चर्चा करेंगे। देखते हैं, जिसमें सर्वप्रथम औद्योगिक संबंध संहिता है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या संबंध होने चाहिए जिसका जिक्र यहाँ किया गया है। देखते हैं, इस संहिता को 3 मुख्य कानून को जोड़ के कुछ सुधार करके बनाया गया है। 3 मुख्य कानून, ये भी प्रश्न हो सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर कोड इज बीइंग फ्रेम्ड बाय अमलगमेटिंग व्हिच लॉज सिलेक्ट फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। ऐसा प्रश्न भी हमें पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना हमारे लिए अनिवार्य है। सर्वप्रथम व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, उसके बाद औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 और उसके बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इन तीनों को मिला के यह जो औद्योगिक संबंध संहिता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, उसको बनाया गया है और अब उसको पारित भी करवाया गया, उसको लागू भी करवाया जाएगा। इस संहिता का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों को काम पर रखने व उनकी छटनी करने को आसान बनाना है। देखिए, काम पर रखने और उसकी छटनी यानी कि रिट्रेंचमेंट, किसी को आप निकाल दे तो उसे छटनी करना कहते हैं। तो इन शॉर्ट, हायर एंड फायर के जो नॉर्म्स है उसको एकदम ढीला कर दिया गया है, उसको एकदम दुर्बल कर दिया गया है, जो कि एक श्रमिकों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और एम्प्लॉयर के लिए यह बात उतनी ही आसान हो गई है कि किसी को ले लेना, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग होता है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग भी इसमें ही शामिल होता है, उसको भी दुर्बल बनाया गया है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेबरर्स या वर्कर्स। आगे की जोगवाई देखे तो इसके अंतर्गत कामबंदी हो, छटनी हो, या आप कह लीजिए स्थापन या प्रतिष्ठान यानी कि कोई एस्टेब्लिशमेंट हो,
बड़ी कंपनी हो तो उसे एस्टेब्लिशमेंट हम लोग कह सकते हैं। को बंद किए जाने पर सरकार की अनुमति तभी अनिवार्य होगी जब कर्मचारियों की संख्या 300 से अधिक होगी। देखिए, यह भी एक थोड़ा गंभीर मुद्दा है जो सरकार ने थोड़े फेरफार किए हैं। आज तक क्या था कि 100 प्लस का यह मापदंड था, यह जो पैरामीटर था, इट वाज अबव 100, बट इट वाज चेंज्ड बाय दिस रिफॉर्म टू 300 प्लस, जो एक अपने आप में एक थोड़ी जो है चिंताजनक बात है। अब क्या होगा कि कोई भी सामान्य कोई प्रतिष्ठान वाला आदमी होगा, कोई एम्प्लॉयर होगा जिसकी सभी संख्या, उसके कर्मचारियों की सभी संख्या 300 से कम है, तो अब उसको बंद करने के लिए या किसी को निकाल देने के लिए या अपना जो बिजनेस है वो वाइंड अप करने के लिए अब उसको सरकार की पूर्व अनुमति की जरूर नहीं रहेगी, जो अपने आप में ही एक परेशानी पूर्ण बात है। देखते हैं आगे। अगर एक प्रतिष्ठान में एक से अधिक ट्रेड यूनियन है तो वहां एक वार्ताकारी यूनियन होना जरूरी है। वार्ताकारी यूनियन जो डील करेगा, जो अन्य ट्रेड यूनियन के प्रश्नों को आगे कन्वे करेगा और वहां से आए हुए जवाब को ट्रेड यूनियन तक कन्वे करेगा, विच मीन्स a link is needed in a case where an establishment having more than one trade union. अब ये वार्ताकारी जो यूनियन है, जो इंटरमीडिएटरी यूनियन है, वो कैसा होना चाहिए, इसके भी जो है प्रावधान यहाँ दिए गए हैं। यह वार्ताकारी यूनियन वो होगा जिसमें 51% से अधिक कर्मचारी सदस्य हो। किसी का भी एस्टेब्लिशमेंट है तो उसके 51% से ज्यादा कर्मचारी कोई यूनियन में हो तो वो यूनियन वार्ताकारी यूनियन बन सकता है, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इसीलिए 51% यहाँ रखा गया है। अगर 51% ना हो, कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसा हो जहाँ एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन है और किसी भी यूनियन में 51% से ज्यादा वर्कर्स नहीं है, तो इन दैट केस दिस 51 विल बिकम मोर देन 20% प्लस। तो ऐसे ट्रेड यूनियन को वार्ताकारी यूनियन बनाया जाएगा जिसमें 20% से ज्यादा कर्मचारी रहते हो किसी भी प्रतिष्ठान विशेष के या एस्टेब्लिशमेंट के। देखते हैं आगे। केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा सुलह अधिकारी, रिड्रेसल ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, की नियुक्ति की जाएगी। सुलह अधिकारी, अगर कोई छोटी सी बात हो गई, कोई मनभेद हो गया, मतभेद हो गया, तो ज़्यादा जो है उसको वह प्रश्न को बड़ा करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके लिए एक रिड्रेसल ऑफिसर होगा जो कि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और वो ही यह जो पूरी कंप्लेंट है उसको रिड्रेसल करेगा, उसका निकाल करेगा, उसका जो है निपटान करेगा। मगर अगर सुलह अधिकारी से यह बात शक्य न हो पाई, इफ इट becomes impossible for a redressal officer to redress the dispute, then the dispute will be redressal by औद्योगिक अधिकरण, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके द्वारा अब यह पूरी जो दुविधा है उसका निपटान किया जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म जो हमें इस कोड में दिया गया है। और एक बात यहाँ हमें देखनी है कि कोई ऐसा मुद्दा हो, अगर कोई ट्रेड यूनियन की ऐसी मांग हो, डिमांड हम इसे कहते हैं, जो डिमांड मल्टीपल स्टेट्स में अफेक्ट करती हो, कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो और उसके कर्मचारियों की कोई डिमांड हो और उसको अगर पूर्ण किया जाए तो ऐसा लगता है कि एक राज्य नहीं, कई राज्यों के जो है वर्करों को हमें यह डिमांड देनी होगी। अगर कोई ऐसा मसला हो तो यह औद्योगिक अधिकरण जो है वो निकल जाएगा और उसके बदले आ जाएगा नेशनल, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण। यह राज्य का था, यह हमें याद रखना है। मगर जब मल्टी स्टेट्स की बात आए, मल्टी स्टेट्स का इंटरेस्ट आए, देन इट विल बी हैंडल्ड बाय नेशनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैकेनिज्म। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैकेनिज्म 3 चरण है, तीनों चरण हमें याद रखने हैं। सर्वप्रथम सुलह अधिकारी होगा जो छोटे मुद्दों को, छोटे डिस्प्यूट्स को जो है रिड्यूस करने का प्रयास करेगा। अगर उससे नहीं हुआ तो राज्य लेवल का इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैकेनिज्म जो है वो काम करेगा। मगर अगर बहु राज्य के साथ यह मुद्दा संबंधी है तो उसमें राज्य का जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैकेनिज्म है वो भी हट जाएगा। अब उसकी जगह आ जाएगा नेशनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैकेनिज्म, जो कि अब डिस्प्यूट को आगे सोल्व करेगा। तो ये बात रही पहले कोड की। अब देखते हैं दूसरा कोड, जिसमें
उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य दशा की संहिता है, जिसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात की गई है, उसके बाद हेल्थ की बात की गई है, हेल्थ ऑफ वर्कर्स की बात की गई है, और उसके साथ साथ कार्य दशा संहिता, कार्य दशा यानी कि वर्क स्पेस की बात की गई है। देखते हैं इस संहिता को 13 श्रम कानूनों को जोड़कर उसमें कुछ सुधार करके बनाई गई है। देखिए 13 श्रम कानून अगर एक एक अलग अलग होंगे तो कितना यह जटिल हो जाएगा। तो यह जटिलता को समाप्त करने के लिए उसको एक संहिता में कोडिफाई किया गया है, ऐसी केंद्र सरकार की दलील है, जो कुछ अंश तक सच्ची भी है। देखते हैं आगे मुख्य जो कानून है जिसके मिश्रण से यह संहिता बनाई। वैसे तो 13 है मगर उसमें से 3 मुख्य है। पहला कारखाना अधिनियम 1948, दूसरा ठेका श्रम विनिमयन व उत्पादन अधिनियम 1970 और तीसरा खान अधिनियम 1952, यानी कि यह माइनिंग की बात है। क्योंकि हजार्डियस प्लेस है तो सेफ्टी भी यहाँ जरूरी है। तो यह 3 मुख्य कानून है जिसके साथ अन्य 10 कानूनों को एक करके एक संहिता का रूप दे दिया गया है, और वो भी अब पारित हो गई है, जिसको अब लागू ही करवाना है। देखते हैं यह संहिता 10 से अधिक कर्मचारी संस्था वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, यानी कि अधिकतम प्रतिष्ठानों पर यह लागू होगी। 10 से अधिक, कोई भी छोटा हो तो 10 कर्मचारी तो किसी भी प्रतिष्ठान में मिलना जो है वो एक स्वाभाविक बात है। तो मुख्यतः सब एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगी। ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें जीवन का जोखिम हो वे सब पर लागू होगी। जीवन का जोखिम कई सारे क्षेत्र में है, जिसमें सर्वप्रथम अगर कोई माइन हो, कोई खान खदान हो तो उसमें वर्कर के लिए अपने जीव का जोखिम है। उसके बाद कोई पोर्ट हो या कोई हजार्डियस इंडस्ट्री हो जो कि कोई केमिकल के साथ डील करती हो, कोई एक्सप्लोजिव्स बनाती हो, तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंटों पर यह संहिता जो है वह लागू होगी। उसके बाद आपातकालीन आपदा महामारी के समय इस संहिता के कुछ प्रावधानों पर छूट दी जा सकती है। ये एक अलग बात है, अच्छी बात है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ पेंडेमिक और एपिडेमिक सरकार जो है वह इस संहिता के प्रावधान पर थोड़ी छूट दे सकती है, थोड़ी लिबरल बन सकती है। यानी कि दिस कोड इज फ्लेक्सिबल, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। देखते हैं आगे। संहिता में नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर के कर्तव्यों की भी बात की गई है, उसके कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं कि क्या क्या एज ए एम्प्लॉयर आपको करना है आपके वर्कर्स के लिए। सर्वप्रथम जोखिम रहित कार्यस्थल उपलब्ध करवाना, जोखिम रहित सेफ्टी वर्कप्लेस जो होगी वो विथ सेफ्टी होगी। दूसरा निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करना, निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ ऑडिट, वो भी एक कर्तव्य है एम्प्लॉयर का अपने वर्कर्स के प्रति। और इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, यह थर्ड ड्यूटी है कोई भी एम्प्लॉयर की कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट एम्प्लॉयर्स को, यह वर्कर के फैमिली को जो कि विक्टिम बन गया है उसके फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, सोशल असिस्टेंस देना। ठीक है, तो कुल मिला के इन सारी फर्जों की बात यह पूरी संहिता में की गई है। कार्य के घंटों के संदर्भ में भी प्रावधान किए गए हैं। देयर इज अ प्रोविजन ऑल्सो फॉर वर्कर्स, एक दिन में 8 घंटे, इससे अधिक नहीं। और सप्ताह में अधिकतम 6 दिन ही काम करवाया जा सकता है। इफ ओवरटाइम करवाना है, कोई वर्कर को ओवरटाइम करना है अपनी इच्छा से, नहीं कि फोर्स से, बल से नहीं, अपनी इच्छा से, देन ही विल बी पेड डबल रेम्यूनरेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड वेजेस। अगर किसी वर्कर को जो है ज्यादा काम करना है तो उसको यह 8 घंटे के बाद वो दिन में उसका जो रेम्यूनरेशन है वह डबल कर दिया जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम में अगर 1 घंटे का 100 मिलता है तो 8 आवर्स के बाद वही 1 घंटे का उसको 200 मिलेगा। तो ऐसी कुछ प्रावधान है जिसका जिक्र यहाँ इस कोड में किया गया है। महिलाओं को भी शाम 7 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक कार्य करने की अनुमति दे दी गई है, यह भी एक अच्छी बात है। अंतर्राज्यीय श्रमिकों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। अंतर्राज्यीय श्रमिक, इंटरस्टेट लेबरर्स, माइग्रेंट लेबरर्स भी जिसे हम कहते हैं, जिसका जिक्र हमने जब कोरोना लॉकडाउन की घोषणा हुई हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, विच वॉज अ डिसीजन टेकन इन हेस्ट, तो उसके तुरंत ही बाद यानी कि 1 सप्ताह के बाद हमें यह जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो दिखने लगे, जो अपने घर पैदल जा रहे थे, जिन लोगों की गिनती जो है वह हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा
की ही नहीं गई थी, वे लोग उसे भूल गए थे। एकदम जल्दी से जो है एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए पूरी दुनिया में कि हमने लॉकडाउन कर दिया, वो सेट करने के लिए ये लोग माइग्रेंट वर्कर्स को पूर्ण रूप से भूल गए थे, पूर्ण रूप से। और उसके जो रिपरकशंस थे वो हमने जो है मीडिया में देखे पूरे लॉकडाउन में, जब वे लोग अपने सामान के साथ, अपने बच्चों के साथ पैदल घर जाने के लिए निकल गए। फिर जाके सरकार जो है उन लोगों की अकल जो है वो ठिकाने आई और उन लोगों को लगा कि हम लोग इससे तो भूल ही गए हैं। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो लॉकडाउन का जो डिसीजन था वॉज विदाउट प्लानिंग एंड वॉज अ डिसीजन विच वॉज टेकन इन हेस्ट। वो एक उतावला निर्णय था। देखते हैं, उन लोगों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स जो है उसका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। कौन सा वर्कर कहाँ का है, कहाँ काम कर रहा है, ताकि एक रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास रहे। ये अकल आफ्टर लॉकडाउन के बाद ठिकाने आई। वे लोग किसी भी राज्य में पीडीएस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमें मालूम है सस्ता राशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अब तक क्या होता था, कोई माइग्रेंट लेबर होता था और उसका जो राशन है वो अलग राज्य का होता था, then he was not entitled to get subsidized products from the fair price shops। मगर अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है वे लोग अब भारत भर में से कहीं से भी, कहीं की भी फेयर प्राइस शॉप की दुकान से ये लोग सब्सिडाइज्ड राशन जो है वो खरीद सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है एंड इट विल बूस्ट अवर एंटायर इकोनॉमी। देखते आगे, इस संहिता ने केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की है कि कार्य दशा संबंधी कानून नियम बनाने के लिए। कार्य दशा संबंधी यानी कि वर्क प्लेस के बारे में अगर कोई नीति नियम बनाना हो तो अब केंद्र सरकार जो है वो बना सकती है। यह शक्ति जो है यह इस कोड से सरकार को मिली है, पहले यह शक्ति नहीं थी उसके पास। देखते हैं आगे, जो चौथी है आज की हमारी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता यानी कि सोशल सिक्योरिटी कोड। इस संहिता को 9 कानूनों को जोड़कर बनाया गया है। कुछ मुख्य कानून जैसे राज्य बीमा अधिनियम 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1971, ठीक है। तो यह मुख्य है, इसके साथ अन्य 7 कानून है जिसको इकट्ठा करके एक कोड का स्वरूप दे दिया गया है हमारी सरलता के लिए, ऑपरेशनल सिंप्लीफिकेशन के लिए। देखते हैं, इनके आधार पर केंद्र सरकार कर्मचारी निधि भविष्य योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी बीमा योजना इत्यादि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से अधिसूचित कर सकेगी, ठीक है। तो अब सरकार को कोई प्रोग्राम लाना हो, कोई स्कीम लानी हो टारगेटिंग दिस सेक्टर, तो वे लोग अब आसानी से ले आ सकेंगे। इंक्लूडिंग आप निधि की बात करें, जो एक डिपॉजिट है या आप कह लीजिए पीएफ, पेंशन की बात करें या आप बात करें इंश्योरेंस की। साथ ही सरकार गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी के कर्मचारी के लिए भी योजना बना सकती है। यह एक अच्छी बात है, गिग इकोनॉमी और अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। देखिए, गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ये थोड़े 21वीं सदी के कॉन्सेप्ट है, नए हैं, जिनके मुताबिक इंटरनेट जो है वो आ जाएगा। जो कामकाज इंटरनेट की मदद से चलते हैं वे लोग इसमें फॉल होते हैं। हालांकि दोनों में थोड़ा सा भेद है, मगर एज अ होल हम लोग उसको एक ही तरह से देख सकते हैं। भेद ये है कि गिग इकोनॉमी में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टेम्पररी होता है, उसमें कोई जो है स्पेसिफिकेशन नहीं होती। एम्प्लॉयर जो है वो किसी भी समय हायर कर सकता है, किसी भी समय फायर कर सकता है। और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जो कि ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म से चलती है, और उसमें भी जो डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं जो लोग, वे दरअसल टेम्पररी बेस पे ही होते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो हमें मालूम ही है कि जो सेक्टर किसी भी प्रकार का टैक्स ना पे करता हो, जो सेक्टर किसी भी प्रकार की बुक ऑफ अकाउंट्स ना मेंटेन करता हो, जो सेक्टर बैंक के साथ जो है अपना वहीवट ना करता हो, तो इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम लोग कह सकते हैं। तो अब सरकार इन लोगों के लिए भी, इन लोगों के जो श्रमिक है यह क्षेत्र में, इन लोगों के लिए भी अच्छे जो योजना है अच्छी वो अब ला सकती है, उन लोगों को भी फायदा हो सकता है। देखिए, तो ये 3 कोड थे जो हमें देखना जरूरी था, जो कि एकदम नए ही है। देखिए, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे
जो हमने शुरुआत में देखा कि जो ट्रेड यूनियन है और ट्रेड यूनियनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उन लोगों की कुछ मांगे हैं, तो उसमें कई सारे ट्रेड यूनियंस इन्वॉल्व है। इसमें आरएसएस का जो एक ट्रेड यूनियन है वो भी शामिल है, जिसे भारतीय मजदूर संघ कहा जाता है, और उसके अलावा कई सारे जो ट्रेड यूनियंस है वे इसमें शामिल है। कुछ ट्रेड यूनियनों की तो मांग ये है कि सरकार जो है वे जो माइग्रेंट लेबरर्स है, जो कि किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करते, टैक्स इनकम तक वे पहुंचते ही नहीं है, उन लोगों को प्रति महीने 7,500 रुपए सरकार की तरफ से मिले, ऐसी एक मांग है इन मजदूरों की। दूसरी ऐसी मांग है, ये मांग हुई पर मंथ यहां मैं लिख देता हूं। दूसरी मांग हुई 10 kg फ्री ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ, ये इन लोगों की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग यह है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जो ये आप कह लीजिए एक्ट कह लीजिए, मनरेगा से हम लोग उसे जानते हैं, उसकी जो लिमिट है वो 200 दिन कर दे, कि मिनिमम सरकार किसी भी श्रमिक को एक साल में मिनिमम यानी कि न्यूनतम 200 दिन काम जो है वो देगी, और उससे रेम्यूनरेशन भी दिया जाएगा। तो मुख्य रूप से ये 3 मांगे हैं, जिसमें से ये तो नकद की ही मांग है, ये खाने की मांग है मुफ्त में निःशुल्क, और तीसरा यह 200 दिन बढ़ाने की बात है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो पहली मांग तो जो है वो तो इम्प्रैक्टिकल ही है, उसे हम लागू नहीं कर सकते, वरना ऐसे कई सारे हमारे क्षेत्र है, हमारे भारत में कई सारे ऐसे श्रमिकों के क्षेत्र जो अपनी मांगों के साथ ऊपर आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, और जिसको सबको संतोषने में सरकार जो है वह सक्षम नहीं है। तो ये तो एक इम्प्रैक्टिकल से ही बात है। रही बात 10 kg फ्री ग्रेन्स की, तो वन नेशन वन राशन कार्ड, या आप कह लीजिए सिर्फ कार्ड, तो ये दुविधा जो है ये इससे संतोषी जा सकती है, क्योंकि जब वन नेशन वन राशन कार्ड रहेगा तो राशन की कोई कमी नहीं रहेगी, खाने पीने की कोई कमी इन वर्कर्सों को नहीं रहेगी। और जो तीसरी बात है, यह पॉलिसी डिमांड है। यह बात मुझे लगता है कि सरकार को किसी भी एक छोटी और एकदम झड़प से कार्य करने वाली कोई समिति हो, उसको यह प्रश्न सौंपना चाहिए, और उसको पूछना चाहिए कि क्या हमें वाकई में यह जो दिनों की सीमा है यह बढ़ानी होगी, और उसके बाद जो समिति की अनुशंसाएं होती है उसके ऊपर सरकार कार्य करे। अब आगे अगर हम देखें तो देखिए हमारे पास कुछ इन्फोग्राफ है, जिसके तहत देखिए सबसे प्रथम तो हम लोग लॉज देखेंगे कि भारत में जो लेबर लॉज है वे कौन कौन से प्रकार के हैं और उन लोगों का क्या क्या उद्देश्य है। सबसे प्रथम कंडीशंस ऑफ वर्क, आज तक जो कंडीशंस थी, कार्य दशा थी, वो आज तक यह 3 कानूनों के द्वारा निश्चित की जाती थी। उसमें सबसे प्रथम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट है 1970, और उसके बाद शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। अब वेजेस और रेम्यूनरेशन की बात करें तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 लाया गया था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 लाया गया है, जिसके तहत इन श्रमिकों को सुरक्षा मिलती है। सिक्योरिटी की बात करें, सोशल सिक्योरिटी, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1952, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, दिस वर रेगुलेटिंग सोशल सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर्स। और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें तो द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, इन दोनों के तहत जो है ये बात जो है वो तय की जाती थी कि औद्योगिक संबंध जो है श्रमिक और नियोक्ता के बीच में वो कैसे रहेंगे। अब जो दूसरा चार्ट है हमारे पास, वो हमें कुछ रिसर्च दिखाता है, कुछ एनालिसिस है, यहाँ विश्लेषण किया गया है, जिसमें जेंडर गैप जो है वो हमें दिख रहा है। ठीक है, मेल है यहाँ रेड में, ब्लैक में फीमेल है। अब देखिए रेगुलर अर्बन वर्कर्स, इन दोनों के रेम्यूनरेशन में कितना तफावत है।
मैन जो है दे आर 100 एंड वुमेन्स आर 78। उसके बाद रेगुलर रूरल वर्कर में भी तफावत है, उसमें थोड़ा ज्यादा है। कैजुअल अर्बन वर्कर्स में 39 और 24 है एंड कैजुअल रूरल वर्कर्स में 32 और 22 है। यानी कि डायमेंशन कोई भी हो, स्थल कोई भी हो, शहर हो या आप कह लीजिए ग्रामीण विस्तार हो, कोई भी क्षेत्र हो, ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, मगर जो जेंडर गैप है बिटवीन द वुमेन एंड मैन दैट इज वर्चुअल, वो एक वास्तविकता है और इसी के ऊपर सरकार को त्वरित कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए तीसरा जो चार्ट है वो वेज ग्रोथ है इन ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही है, मात्र फाइनेंशियल ईयर 2001 से 2005 तक 4% ग्रोथ रहा, फिर 2006 से 10 के फाइनेंशियल ईयर तक ग्रोथ वाज 8.7%। फाइनेंशियल ईयर 11 to 15 में इट वाज ऑल टाइम हाई 11.7, आई थिंक इट्स 11.7% एंड इट अगेन डिक्लाइंड in the financial year of 16 to 18 and remained near about 6.5%। देखिए तो वेज ग्रोथ भी जो है नीचे जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को टैकल करने के लिए सरकार के द्वारा ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये जो 4 नए लेबर कोड्स है वे इन सब प्रश्नों का समाधान है, ऐसा सरकार के द्वारा जो है क्लेम किया जा रहा है। सामने एक वर्ग ऐसा भी है जो इसको ओपोज कर रहा है और ये वर्ग जो है ये कोई ओपोजिशन पार्टी के नेताओं का नहीं बना हुआ है, ये विशेषज्ञों का बना हुआ है, एक्सपर्ट्स का बना हुआ है। वे लोग कह रहे हैं कि इससे तो इन लोगों की जो परिस्थिति है वो और बदतर होगी। इन लोगों ने जो लॉकडाउन के समय में जो दुख झेले हैं उनसे भी कई गुना ज्यादा दुख अब यह वर्कर्स जो हमारी फोर्स है उसके द्वारा उसको झेलने पड़ेंगे। और ये मत जो है ये एक्सपर्ट्स का है, कोई ओपिनियन और कोई ओपोजिशन लीडर का नहीं है। देखते हैं आगे। एक मांग ऐसी भी है कि दुनिया भर में जो सरकारें हैं वे सरकारों के द्वारा कई सारे कदम उठाए गए हैं अपने ये वर्कर्स को बचाने के लिए, उन लोगों की परिस्थिति जो है उसको बचाने के लिए, उन लोगों को अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने के लिए। मगर भारत की ओर से कोई अभी तक कोई ऐसा अंदेशा या आप कह लीजिए संदेशा हमें नहीं आया है। देखिए अगर एग्जाम्पल्स के तौर पर देखें कि कौन कौन से देश ने अपने श्रमिकों के लिए क्या क्या किया है तो हम लोग देख सकते हैं। सर्वप्रथम कनाडा की बात करें, एज अ पार्ट ऑफ ए टेम्पररी वेज टॉप अप $2.1 बिलियन फॉर लो इनकम एसेंशियल वर्कर, $2.1 बिलियन, $1,400 to all workers and self-employed individuals who face income loss कोरोना की महामारी की वजह से। गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टुवर्ड्स एम्प्लॉइज वेज बिल टू रिड्यूस ले ऑफ पे कट्स। ले ऑफ भी नहीं कर सकते एम्प्लॉयर और पे कट्स भी नहीं कर सकते एम्प्लॉयर। अगर कोई वर्कर जो है वो 2 दिन तक काम पे नहीं आया तो आज के समय जो एम्प्लॉयर है वो फट से 2 दिन की जो तनख्वाह है वो काट लेंगे। मगर कनाडा जो है वो ऐसे लेजिस्लेशन के ऊपर वर्क कर रहा है जो कि अब एम्प्लॉयर के द्वारा ये ऐसे कृत्य को और कठोर बनाएगा और कठिन बना सकता है। देखिए तो नकद पॉपअप दिया है कनाडा ने, दे थ्रू कैश टू दिस वर्कर्स, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। हालांकि हमारे पास इतने कैश नहीं है कि हमारी सरकार जो है वो थ्रो कर सके, मगर कुछ इंसेंटिव्स जो है वे उन लोगों को देना अनिवार्य है, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। वियतनाम की बात करें तो $70 per month for 3 months for workers on unpaid leave and 8 to employers for paying severe severance packages. Workers with no employment insurance or social security to get $40 for the 3 months. देखिए दुनिया भर की सरकारों ने अपने इस श्रमिकों की जो परिस्थिति है उनको सुधार करने के लिए अपनी अपनी तरीके से कदम उठाए हैं, मगर इंडिया ने आज तक कोई कदम नहीं उठाए। इनफैक्ट ऐसा कानून पारित किए हैं, ऐसा कोड बनाए जिससे इन लोगों की जो परिस्थिति है वो और बदतर हो सकती है, उन लोगों की परिस्थिति जो है वो और डाउनग्रेड हो सकती है। उसके बाद बांग्लादेश की बात करें जो कि हमारा पड़ोसी है और हमारे साइज से कहीं ज्यादा छोटा है, फिर भी उसने क्या किया देखते हैं। $89.45 million फॉर वर्कर्स हु लॉस्ट इनकम, $11.7 million बोनस पेमेंट पैकेज फॉर डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर। ताकि इन लोगों का जो मोरल है
वो बूस्ट हो सके। और यहाँ आप देखिए भारत के संदर्भ में, भारत में डॉक्टरों को कोई भी गाली दे जाता है, कोई भी टीवी शो में, डिबेट में डॉक्टरों को गाली दी जाती है। तो दिस इज द डिफरेंस। उसके बाद यूके की बात करें तो गवर्नमेंट टू पे 80% ऑफ यूजुअल वेजेस टू एम्प्लॉइज लेड ऑफ फॉर 4 months। देखिए सब जगह कंपेंसेशन की बात हुई है, और यह कंपेंसेशन जो है वह जॉब लॉस से है, इनकम लॉस से है, जो कि कोरोना ट्रिगर्ड है, कोरोना की वजह से है। फर्म्स कैन क्लेम द सिक पे फॉर कोरोना वायरस पेशेंट currently of former employee since March 2020 under coronavirus statutory sick pay rebate scheme। देखिए तो इसका तात्पर्य यही निकलता है, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि दुनिया भर की सरकारों ने अपने वर्कर्स की परिस्थिति को अच्छी बनाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए कई सारे कदम जो है वे उठाए हैं, जिसमें इन लोगों ने जो है फाइनेंशियल टॉपअप भी दिया, डायरेक्ट फाइनेंशियल टॉपअप भी दिया, इंश्योरेंस भी दी है, अन्य कोई ऐसी जो है सेफ्टी स्कीम्स भी इंप्लीमेंट की, बोनस भी दी है, ठीक है। और वहीं दूसरे पक्ष पर भारत के संदर्भ में हमें कोई ऐसे कदम जो है वे आज तक दिखाई नहीं दिए है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग इस लेक्चर में और भी बात कर सकते हैं, यह जो लेबर कानून है उसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर सकते हैं, उसके जो है सकारात्मक पहलू देख सकते हैं, उसके सामने उसके नकारात्मक पहलू भी देख सकते हैं, यानी कि मेरिट्स और डिमेरिट्स की भी बात कर सकते हैं। मगर आज हमने इस जो मुख्य कोड थे, उसके मुख्य प्रावधान थे, उसके ऊपर बात करने का विचार किया था। मेरिट्स डिमेरिट्स देखेंगे जब अगले कोई सेशन में हमें मौका मिला तो इस कोड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।